हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिशार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो बुक है दोस्तों, यूथ एक्सप्रेस लाइन वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, इसके पहले हमने 25 सेट आपको कंप्लीट करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 26 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक हिस्टोग्राम ज्यादातर डैश प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हिस्टोग्राम जो है ज्यादातर जो है सतत प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के? सतत प्रकार के। ठीक है दोस्तों, आयत चित्र हिस्टोग्राम आंकड़ों के वितरण का ग्राफी निरूपण है। यह ज्यादातर सतत प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। आयत चित्र सारणीबद्ध आवृत्तियों का निरूपण है, जिसे असतत अंतराल पर खड़े आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें संबंधित अंतराल का क्षेत्रफल प्रेक्षण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है और आयत चित्र का कुल क्षेत्रफल आंकड़ों की कुल संख्या के समान होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, वह पोषण जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? उसे हम मृतजीवी पोषण बोलते हैं। दोस्तों, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण हम कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया और कुछ प्रोटोजोआ में ये पोषण पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्मुक्त उष्मा का मापन डैश की सहायता से किया जाता है। दोस्तों, निर्मुक्त उष्मा का मापन जो है ये कैलोरीमीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? कैलोरीमीटर की सहायता से। दोस्तों, एनर्जी मीटर से क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं। थर्मोमीटर से क्या करते हैं? तापमान मापन करते हैं। कैलोरीमीटर से उष्मा ऊर्जा मापते हैं और एनीमोमीटर से क्या करते हैं? वायु वेग का मापन करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण डैश है। दोस्तों, क्लास ए अग्नि में जो अग्नि का कारण है वो है हमारा कास्ट, वुड, लकड़ी जो है ये क्लास ए अग्नि के अंतर्गत आती है। दोस्तों, ए क्लास की बात करें तो लकड़ी, कागज, पत्ते से लगी आग आती है। बी क्लास में ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल, तरल पदार्थ आते हैं बी क्लास में। सी क्लास में आते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन आदि ज्वलनशील गैसें और डी क्लास में आते हैं मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित पेंसिल के एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। दोस्तों, ये जो भाग है एक्स, इसका क्या नाम है? तो इसे हम बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? इसे हम लेड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी, वी, आर और आई के बीच निम्न में से कौन सा सही संबंध है? दोस्तों, पी, वी, आर और आई के बीच जो सही संबंध है वो है पी बराबर वी आई स्क्वायर आर के। पी बराबर क्या होता है? शक्ति। शक्ति जो होती है वो आई स्क्वायर आर के बराबर होती है। दोस्तों, पी हमारी सामर्थ्य है, वी विभवांतर है, आर प्रतिरोध है और धारा आई के बीच संबंध होता है पी बराबर आई वी ओम के नियम अनुसार और वी बराबर क्या होता है? आई आर के होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू आई आर, मतलब आई स्क्वायर आर के हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति डैश होगी। दोस्तों, 18 ओम के प्रतिरोध वाला एक विद्युत बल्ब है, इसमें शून्य वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? तो इसकी शक्ति भी हो जाएगी 0 वाट। कितनी हो जाएगी? 0 वाट हो जाएगी। दोस्तों, आर हमको दिया गया है 18 ओम और पी बराबर हम जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर के होता है। तो वी का मान क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण सदिश राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है?
दोस्तों वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, वो है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। दोस्तों ज्वालामुखी जो है वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, जबकि ऊर्जा संयंत्र, लकड़ी का जलना, वाहनों से निकलने वाला धुआं अप्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी मात्रा में निकलने वाली गैसें और राख आसमान को काला कर देती है और वर्षों तक वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि करती है। अन्य प्राकृतिक स्रोतों में धूल के कण, जंगल की आग, महासागरों का लवणीकरण, हाइड्रोजन सल्फाइड के प्राकृतिक स्रोत इत्यादि। ये क्या है? अन्य प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों वह विद्युत उपकरण जो जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है वो है हमारा विद्युत प्लग और स्विच। विद्युत प्लग और स्विच जो है ये जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक केतली हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज जो हो गया, ये जूल के तापन नियम पर आधारित उपकरण है। दोस्तों जूल के तापन नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें प्रभावी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती तथा चालक के प्रतिरोध आर की क्या होती है? समानुपाती होती है, तथा चालक में प्रभावित हो रही धारा के समय के भी समानुपाती होती है। मतलब ऊष्मा क्या होती है? I²RT के बराबर होती है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें दोस्तों अगले और बारे में, तो इलेक्ट्रिक केतली हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, फ्यूज जूल के तापन नियम पर आधारित उपकरण है, और विद्युत प्लग एवं स्विच जो है ये विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती। दोस्तों गर्मी सीधे जो है ये थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है, बल्कि अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण और पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो असंगत कथन है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। यही क्या है? हमारे असंगत कथन है। दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित गलत कथन है प्लास्टिक के थैले टिकाऊ है। अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का वातावरण पर निम्न प्रभाव है। यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, ये नालियों को जाम कर देते हैं। तो ये जो है अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का वातावरण पर प्रभाव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रयास भुजा भार भुजा से छोटी है तो यांत्रिक लाभ होगा। दोस्तों यदि प्रयास भुजा भार भुजा से छोटी होती है तो यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। दोस्तों यदि प्रयास भुजा छोटी है तो अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस लीवर श्रेणी का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है? तो तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ जो होता है दोस्तों ये हमेशा कैसे होता है? 1 से कम होता है। प्रथम श्रेणी में क्या होता है? 1 हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। और उसी प्रकार द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के होगी। दोस्तों किसी रेखा के सामने वाले दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के कैसी होगी? तो ऊर्ध्वाधर तल के होगी समानांतर। कैसी होगी? समानांतर होगी। दोस्तों कैसे होगी? देखिए ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बोला है सम्मुख फ्रंट व्यू से देखने पे हमें वास्तविक लंबाई की रेखा दिखाई देना चाहिए। तो यदि हम सामने से देखेंगे तो हमारा जो रेखा होगी वो क्या होगी? वो होगी वर्टिकल प्लेन के कैसी होगी? समानांतर होगी। जब यहाँ से हम देखेंगे तो हमको देखिए समान लंबाई की हमको जो दृश्य प्राप्त होगा यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के वर्टिकल प्लेन के कैसी होगी? समानांतर होगी। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें तो यह HP के लंबवत हो सकती है और झुकी हुई भी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भागों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भागों को हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो दोस्तों ग्लूकोज का घोल जो है ये बिजली का चालक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, एसिटिक एसिड का घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल, ये सभी बिजली के चालक है। दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनके घोल या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात जो विद्युत के चालक है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एसिटिक एसिड का घोल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल हो गया, नाइट्रिक एसिड का घोल हो गया इत्यादि। और बात करें उसी प्रकार से हम, जबकि ग्लूकोज घोल जो होता है विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? दोस्तों हम जानते हैं विभवांतर V बराबर क्या होता है, विभवांतर V बराबर होता है आई आर के। विभवांतर V बराबर क्या होता है, आई आर के होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V अपॉन में आई के। मतलब जो धारा है वो प्रतिरोध के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। होगी कि नहीं होगी व्युत्क्रमानुपाती? बिल्कुल। अब बोला है कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो गया, तो प्रतिरोध हमने दोगुना किए तो धारा क्या हो जाएगी हमारी, धारा हो जाएगी हमारी आधी। क्यों? क्योंकि धारा प्रतिरोध जो है ये धारा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो धारा किस कारण से होगी, ये होगी R बराबर V अपॉन आई के, या I बराबर V अपॉन आर के। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर के हो जाएगा। तो B वाला करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? हमने यहाँ R निकाले, हम यहाँ पे I भी निकाल सकते थे, I बराबर V अपॉन आर। तो किसके कारण हो रहा है ये, I बराबर V अपॉन आर के हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहली NICCRT लॉन्च की थी? दोस्तों सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए वह केंद्रीय मंत्री जिसने नई दिल्ली में पहली NICCIRT लॉन्च की थी वो थे रवि जयशंकर प्रसाद। कौन थे? रवि जयशंकर प्रसाद। विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर 2017 के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत NICCIRT का उद्घाटन किया। NICCIRT की स्थापना डिजिटीकरण के खतरों को देखते हुए डेटा सुरक्षा के लिए की गई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा? दोस्तों यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है तो उसका जो दृश्य एक्स वाई रेखा के समानांतर होगा वो होगा हमारा शीर्ष दृश्य, मतलब टॉप व्यू। कौन सा होगा? टॉप व्यू होगा। दोस्तों यदि कोई रेखा वर्टिकल प्लेन के समांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी हुई है तो इसका शीर्ष दृश्य एक्स वाई के समांतर होगा जो कि एक सीधे रेखा होगा। इसके सम्मुख दृश्य में वास्तविक लंबाई की झुकी हुई रेखा जितने कोण से झुकी हुई है प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। दोस्तों 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन है जिसका उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा यूनिट बराबर क्या होता है, ये होता है वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। वाट कितना है दोस्तों, 750 वाट की मोटर है, कितने घंटे चलती है, 4 घंटे चलती है। और एक दिन में पूछा है तो एक दिन का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। 10 10 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 दिया 75 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 यूनिट की खपत करेगी एक दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। इसे जूल में दर्शाएं। दोस्तों हमको इसे किस में दर्शाना है, जूल में दर्शाना है। हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, होता है कि नहीं होता है। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो क्या करेंगे, कितने जीरो है, 3 2 5 जीरो हो जाएंगे। तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 36 इंटू 10 की पावर 5 जीरो दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव हम बनाएंगे 3.6 में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लू रे डिस्क एक डैश है। दोस्तों ब्लू रे डिस्क जो है एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। क्या है ये, डाटा संग्रहण प्रणाली है। दोस्तों ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रहण प्रणाली है। ब्लू रे डिस्क का विकास उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा चलचित्र निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन द्वारा किया गया था। ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता डीवीडी की संग्रहण क्षमता से कई गुना अधिक होती है और ब्लू रे डिस्क के एकल परत की क्षमता
25 जीबी तक होती है। कितने जीबी तक? 25 जीबी तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता? दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण स्टोरेज के लिए किसका उपयोग नहीं करते हम? तो हम नहीं करते एडर का उपयोग। एडर का उपयोग हम नहीं करते। प्रश्नगत कंप्यूटर प्रणालियों में लैच, फ्लिप फ्लॉप तथा रजिस्टर संग्रहण उपकरण, जबकि एक एडर एक योजक है जिसका उपयोग दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, ठोस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठोस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला बहुफलक या समतल फलकों वाले ठोस, दूसरा वक्रित सतह वाले ठोस। दोस्तों, बहुफलक या समतल फलकों की बात करें तो विभिन्न समतल फलकों से युक्त सतहों वाले ठोस बहुफलक कहलाते हैं। जैसे प्रिज्म हो गया, पिरामिड, समबाहुफलक, ये सभी क्या है? बहुफलक या फिर समतल फलक। वक्रित सतह वाले ठोस की बात करें तो इस प्रकार के ठोसों की सतह समतल न होकर वक्रित होती है। इसके किसी तल को इसके कोर के परितः घुमाने से ऐसे ठोस प्राप्त होते हैं। जैसे बेलन हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, ये कैसे हैं? वक्रित वाले ठोस है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh के। क्या होता है? mgh के। दोस्तों, यदि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गुरु बराबर होता है गुरुत्व बल पिंड के भार के विरुद्ध किया गया कार्य से और पिंड का भार इंटू ऊंचाई से। तो क्या हो जाएगा? ये mgh के बराबर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश। दोस्तों, इसके ऊपर उठने के दौरान जो है स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है बढ़ती है, घटती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है ऊपर उठने के दौरान बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। दोस्तों, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थितिज की ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तथा गतिज ऊर्जा घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात घट जाती है। ठीक है, मतलब ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी सेम ऑप्शन है दोस्तों दोनों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों, वह सर्वर जो आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है वो है डीएनएस। क्या है? डीएनएस। आईपी एड्रेस पर मैप करने की प्रक्रिया को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर में उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए नाम को संबंधित आईपी एड्रेस में बदल दिया जाता है जिससे साइट तक पहुंचा जा सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रख जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है ये कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या कहलाती है? डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम की बात करें तो एक श्रेणीबद्ध और विकेंद्रीकरण कंप्यूटर सेवाओं या अन्य संसाधनों से जुड़ा नामकरण प्रणाली इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क है। यह विभिन्न सूचनाओं की प्रत्येक प्रतिभागी संस्थाओं को सौंपे गए डोमेन नामों से जोड़ता है। सबसे प्रमुख रूप से यह अधिक आसानी से याद किए गए डोमेन नामों का अनुवाद अंतर्निहित नेटवर्क प्रोटोकॉल के साथ कंप्यूटर सेवाओं और उपकरणों को खोजने और पहचान के लिए आवश्यक संख्यात्मक आईपी पतों में करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। असीम लंबाई की निर्माण रेखा डैश। दोस्तों, असीम लंबाई की निर्माण रेखा जो है ये दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम संख्या के लंबकोणीय प्रक्षेपण होना चाहिए। तो दोस्तों, एक वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक दो संख्या के लंबकोणीय प्रक्षेपण होना चाहिए। दोस्तों, लंबकोणीय दृश्य में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दिखाने के लिए न्यूनतम आवश्यक दृश्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जिसे केवल मुख्य तलों पर ही दिखाया जाता है। लंबाई तथा चौड़ाई यदि शीर्ष दृश्य में दिखाया जाए तो लंबाई व ऊंचाई या चौड़ाई व ऊंचाई सम्मुख दृश्य में दिखाया जाता है। दोस्तों, लंबाई तथा चौड़ाई यदि शीर्ष दृश्य में दिखाया जाए तो लंबाई व ऊंचाई या चौड़ाई व ऊंचाई सम्मुख दृश्य में दिखाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो वह मात्रा जो चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है ये कहलाती है वेग।
वेग कहलाती है इसका आंसर। ठीक है, भौतिक मात्रा वेग चाल के साथ साथ किसी वस्तु की गति को भी निर्दिष्ट करती है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर अर्थात 1 सेकंड में हुए विस्थापन को वस्तु का हम वेग कहते हैं। वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वेग के रूप में। दोस्तों, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है जो विस्थापन पर निर्भर करती है, जबकि चाल एक अदिश राशि है जो दूरी पर निर्भर करती है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणीय अवलोकनों में से एक वस्तु की ऊंचाई के आयाम को देखा जाता है। दोस्तों, लंबकोणीय अवलोकनों में एक वस्तु की ऊंचाई के आयाम को जो है अग्र, सामने तथा बगल से देखा जाता है। कहां से? फ्रंट या साइड से। ठीक है, लंबकोणीय दृश्य में सामान्य रूप से किसी वस्तु की ऊंचाई विमा को सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य में देखा जाता है। वस्तु की चौड़ाई तथा लंबाई विमा को एक साथ शीर्ष दृश्य में देखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो विकिपीडिया जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रभावित होगी? दोस्तों, प्रतिरोध कितना दिया गया है हमको? 1200 ओम दिया गया है। वोल्टेज कितना दिया गया है? 220 वोल्ट दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है? धारा के बारे में पूछा है। तो धारा I बराबर क्या होता है दोस्तों? धारा I बराबर होता है V/R के। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। प्रतिरोध कितना है? 1200 है। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से काट देते हैं, 2 11 22, 2 6 12, 2 0 0, तो 11/60 आ गया। 60 से भाग देंगे, 60 0 0, लगाए दशमलव उतारे शून्य, तो 60 एकम 60, फिर 8 बार में 0.18 एम्पियर जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुपयुक्त होता है तो इससे होकर प्रभावित होने वाली धारा की गणना कीजिए। दोस्तों, 10 ओम का प्रतिरोधक है और 140 वोल्ट का विभवांतर है। हमसे क्या पूछा है? धारा पूछा है। तो धारा I बराबर क्या होता है? ये होता है V/R के। धारा I बराबर क्या होता है? V/R के। V का मान कितना है? 140 है। प्रतिरोध कितना है? 10 है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो धारा कितना आ जाएगा? 14 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो दोस्तों, इंटरनेट टेलीफोनी जो है ये इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। दोस्तों, इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से दुनिया में कहीं भी मुफ्त टेलीफोन कॉल प्रदान करता है। इंटरनेट टेलीफोनी को IP टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है कहलाती है। तो वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, रेखा आगे बढ़ाने पर वर्टिकल प्लेन में जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु को ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह या VT वर्टिकल ट्रेस कहते हैं। और रेखा जिस तल के समांतर होता है उसका दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि भार 250 न्यूटन और यांत्रिक लाभ सॉरी दोस्तों, यदि भार 250 न्यूटन और यांत्रिक लाभ 5 है तो प्रयास ज्ञात कीजिए। दोस्तों, भार कितना दिया गया है? 250 न्यूटन। यांत्रिक लाभ हमको 5 दिया गया है। तो हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? ये होता है लोड बटे एफर्ट के। ये भी होता है और एक होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, ये भी होता है। अब हमसे लोड दिया गया है तो लोड कितना है दोस्तों? 250 है। एफर्ट हमको निकालना है और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज 5 है। तो 5 से काट देंगे, 25 25 50, तो एफर्ट कितना आएगा? 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वायरिंग में अर्थिंग का संकेत है। दोस्तों, वायरिंग में अर्थिंग का संकेत क्या होता है? तो ये है हमारा अर्थिंग का संकेत, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, वायरिंग में अर्थिंग का संकेत ये है, ये एरियल का संकेत है। और इसकी बात करें तो ये क्या है? फॉल्ट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्न में से कौन सी प्रोपोषण क्रिया अपनाते हैं? दोस्तों, हरे पौधों और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे जो पोषण क्रिया अपनाते हैं वो है हमारा स्वपोषी पोषण। कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं।
स्वपोषी पोषण हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, कुछ जीवाणु तथा अधिकांश एक कोश की जीवों में पाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत ये जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक तत्वों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? दोस्तों, हमें 21 न्यूटन का एक बल दिया गया है और द्रव्यमान कितना दिया गया है? 3 किलोग्राम दिया गया है और हमसे क्या पूछा है? त्वरण पूछा गया है। तो हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? बल F बराबर होता है m × a के। बल कितना दिया दोस्तों? 21 न्यूटन दिया गया है, द्रव्यमान कितना है? 3 दिया गया है और त्वरण हमको निकालना है। तो 3 से काट देंगे 7 बार में, तो त्वरण जो आएगा वो आएगा 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा? 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी होगी? दोस्तों, 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब जो है 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभोग की गई शक्ति हमको बताना है। दोस्तों, शक्ति हमको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। यदि हम प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे तो शक्ति का मान भी हम निकाल लेंगे। तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? V² R के होता है कि नहीं होता है? अब P कितना थी पहले? 36 वाट शक्ति थी। V कितना था? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई R के। काट देते हैं, बार दिया 36, 12 144, 3 से काट देंगे 4 बार में, तो प्रतिरोध हमारा कितना निकल के आ गया? 4 ओम निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 4 ओम। अब बोला है कि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाता है। अब हमारा प्रतिरोध भी निकल के आ गया। कितना प्रतिरोध कितना निकल के आ गया हमारा? ये आ गया 4। वोल्टेज कितना निकल के आ गया हमारा? ये वोल्टेज आ गया 6। तो हमको क्या निकालना है? अब शक्ति निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे V² के। V का मान कितना है? 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और R का मान हमने कितना निकाला? 4 निकाला। तो 4 से काट देंगे कितने बार में? 9 बार में। तो 9 वाट जो है हमारी शक्ति का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है द्वितीयक उपभोक्ता को। किसे? द्वितीयक उपभोक्ता को। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली, भेड़िया, बड़ी मांसाहारी मछलियां इत्यादि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है वो है कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा। किसके द्वारा? कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में प्रायः किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग होता है? तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में प्रायः जो है कोर्स पिच, मीडियम पिच चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोर्स पिच, मीडियम पिच का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। T², सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है? उसका विवरण संक्षेप में कीजिए। तो दोस्तों, T², सेट स्क्वायर, चांदे तथा स्केल का कार्य जिस उपकरण द्वारा किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। दोस्तों, कोई कार है जो 500 न्यूटन के बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है। अब 15 किलोमीटर की बात किया गया है तो मतलब क्या हो जाएगा? 15,000 मीटर के होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है? 500 न्यूटन है। विस्थापन कितना हो रहा है? 15,000 मीटर हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा? 3 2 5 जूल हो गए। तो 75 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख जूल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। दोस्तों, हम जानते हैं बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? F × dk होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कार्य जो है, कार्य कितना दिया गया हमको? कार्य निकालना है।
बल कितना दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया है। विस्थापन कितना है, 2 मीटर का है। तो कार्य कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।